नमस्कार। आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। एक ऐसा हीरा जिसके बारे में कहते हैं कि वो अपने पुरुष मालिकों के लिए बदकिस्मती लाता है और जो आज भी कई देशों के बीच एक बहुत बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है कोह-ए-नूर की। सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक पत्थर की कीमत नहीं बता रहे हैं। ये एक ऐसे खजाने की बात कर रहे हैं जो हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। एक ऐसा इनाम जिसके लिए सल्तनतें जंग लड़ सकती थीं। ये एक लाइन ही हमें सीधे कोह-ए-नूर की रहस्यमयी दुनिया में खींच लाती है। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर कैसे भारत का ये बेशकीमती खजाना हजारों मील दूर ब्रिटिश ताज के गहनों का सबसे अहम हिस्सा बन गया? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है भारत की एक खदान से, जहां कोह-ए-नूर पहली बार मिला था। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर नहीं था, ये बहुत जल्द ही ताकत और हुकूमत का प्रतीक बन गया। एक ऐसा इनाम जिसे हर बादशाह हासिल करना चाहता था। 793 कैरेट, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये आज के जमाने के कुछ सबसे बड़े हीरों से भी कई कई गुना ज्यादा बड़ा था। मतलब ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये तो कुदरत का एक करिश्मा था। इतना बड़ा, इतना अनोखा कि मिलते ही ये किंवदंती बन गया। तो देखिए, भारत के अंदर ही कोह-ए-नूर सत्ता का एक चलता फिरता प्रतीक था। ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा और हमेशा विजेता के पास ही रहा। ये वो इनाम था जिसे तलवार के दम पर जीता जाता था, जो ये बताता था कि असली ताकत किसके हाथ में है। लेकिन कोह-ए-नूर को असली शोहरत मिली मुगलों के दौर में। ये उनके विशाल साम्राज्य का केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन यहीं से इसके साथ बदकिस्मती और अपशकुन की कहानियां भी जुड़नी शुरू हो गईं। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, उसने इस हीरे को अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस की शान बनाया। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि मुगल सल्तनत ही दुनिया का केंद्र है और कोह-ए-नूर उसका चमकता हुआ दिल। लेकिन इस बेहिसाब दौलत और ताकत के बीच एक बड़ा ही दुखद मोड़ आया। शाहजहां, उस बेशकीमती हीरे का मालिक, अपनी बाकी की जिंदगी के लिए अपने ही बेटे की कैद में रहा और यहीं से कोह-ए-नूर से जुड़े श्राप की कानाफूसी शुरू हो जाती है। और ये जो तुलना है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। जिन शासकों के पास ये हीरा था, जैसे हुमायूं और शाहजहां, उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अकबर महान, जिनके पास ये कभी नहीं था, उन्होंने मुगलों के सबसे सुनहरे दौर में हुकूमत की। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या उस पत्थर में सच में कोई मनहूस ताकत थी? अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। मुगलों की ताकत कमजोर पड़ रही थी और एक फारसी हमलावर की नजर दिल्ली के सबसे बड़े खजाने पर थी, कोह-ए-नूर। जरा नादिर शाह की हालत की कल्पना कीजिए। उसने पूरी दिल्ली तो जीत ली, लेकिन वो सबसे बड़ा इनाम, वो हीरा, गायब था। फिर उसे एक खबरी से पता चला कि मुगल बादशाह उसे अपनी पगड़ी में छिपा कर रखते हैं और बस यहीं पर उसकी चालाकी काम आई। और जब नादिर शाह ने आखिरकार पगड़ी खोली और उस पत्थर की अविश्वसनीय चमक देखी, तो कहते हैं कि उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। और उसी एक पल में इस हीरे को अपना वो नाम मिल गया जो आज अमर है। नादिर शाह की मौत के बाद हीरा अफगानिस्तान पहुंच गया और फिर एक सदी से भी कम वक्त में ये वापस भारत की जमीन पर लौट आया, इस बार पंजाब के सिख साम्राज्य के पास। सदियों की लड़ाइयों और लूटपाट के बाद इस बार हीरे ने एक अलग तरीके से हाथ बदले। ये किसी जंग की लूट नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक तोहफा था। पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान शासक की मदद की और बदले में उन्हें मिला भारत का सबसे बड़ा खजाना। और यहां पर कहानी का सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद मोड़ आता है। जब शक्तिशाली सिख साम्राज्य का पतन हुआ तो ये हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। लेकिन ऐसे किसी ताकतवर राजा से जंग में नहीं जीता गया, बल्कि एक संधि के तहत एक 10 साल के बच्चे महाराजा दलीप सिंह से समर्पित करवाया गया। अब कोह-ए-नूर अपने आखिरी सफर पर निकला, भारत से ब्रिटेन। वहां पहुंचकर ये न सिर्फ एक नए साम्राज्य का प्रतीक बना, बल्कि इसके रूप रंग को भी हमेशा के लिए बदल दिया गया। देखिए, ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही इसकी कहानी में एक दुखद मोड़ आ चुका था। एक अनाड़ी जौहरी की कटाई की वजह से इसका वजन 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 186 रह गया था। ये एक बहुत बहुत बड़ी क्षति थी। और फिर ब्रिटेन में इसे एक बार फिर से काटा गया। 1852 में प्रिंस एल्बर्ट ने फैसला किया कि इसकी चमक और बढ़ानी चाहिए। इस प्रक्रिया में इसका वजन और घट गया
और आज ये 100.6 कैरेट का है। मतलब कुल मिलाकर वक्त और तराशने की इस प्रक्रिया ने इस रोशनी के पहाड़ का लगभग 90% हिस्सा छीन लिया है। और वो जो श्राप वाली बात थी ना, वो ब्रिटेन तक भी पहुंच गई। शायद इसी डर से ये एक परंपरा बन गई कि कोहिनूर को सिर्फ शाही परिवार की महिलाएं ही पहनेंगी। ये एक ऐसा पत्थर है जिसे रानियों के लिए माना जाता है, राजाओं के लिए नहीं। सदियों के इस लंबे सफर के बाद कोह-ए-नूर की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। अब जंग का मैदान बदल गया है। ये लड़ाई अब कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दावों के मंच पर लड़ी जा रही है। आज की तारीख में कम से कम 4 देश कोह-ए-नूर पर अपना हक जताते हैं। भारत, क्योंकि ये यहीं से निकला था। पाकिस्तान, सिख साम्राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर। और अफगानिस्तान और ईरान, दोनों का दावा है कि ये एक समय उनके शासकों के पास था। हर दावा इस हीरे के पेचीदा और खूनी इतिहास का एक पन्ना खोलता है। और ब्रिटेन का क्या कहना है? उनका रुख साफ है। वे इसे नॉन नेगोशिएबल मानते हैं, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। उनका तर्क है कि ये हीरा लाहौर की संधि के तहत कानूनी तौर पर हासिल किया गया था और अब ये उनकी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है जो टावर ऑफ लंदन में महफूज है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि कोह-ए-नूर है क्या? क्या ये एक देश की शानदार विरासत का प्रतीक है, या फिर ये गुलामी और विजय का एक दर्दनाक अवशेष है? एक ऐसा खजाना जो अपने घर से बहुत दूर है। इसकी आखिरी मंजिल क्या होगी? ये वो अध्याय है जो इतिहास की किताबों में लिखा जाना अभी बाकी है।